अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी वो पास्ट लाइफ के, पूर्व जन्म के और हमारे पूर्वजों के द्वारा आए हुए कर्जे की चर्चा चल रही थी। कल हम लोगों ने जिक्र किया था, थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया था। पितृ दोष के बाद सूर्य ग्रहण दोष। तो सूर्य और राहु का जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में कल चर्चा हुई थी। अच्छा, कुछ लोग डाउट कर रहे थे क्योंकि एक ही भाव में उस ग्रहण को दिखा रखा था, इसलिए आज मैंने सारे स्लाइड में हर जगह लगा दिया। सूर्य और राहु कुंडली में आपके 12 में से किसी भी भाव में बैठ जाए तो ग्रहण दोष लग जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और ऋण जितने भी ये योग आएंगे, आपने ये मान के चलना है वो किसी भी हाउस में वो युति या संबंध बन जाए तो वो दोष माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक हाउस में होने से ही वो चीज बनेगी, नहीं। अपितु सूर्य और राहु के ग्रहण दोष के बारे में कल काफी डिटेलिंग चर्चा हुई थी। एक चीज और बतानी बाकी है। ग्रहण ग्रहण का लगना, आम जनमानस इसको अशुभता से भी जोड़ता है। जैसे एक कहावत है कि यार फलाने खानदान को तो ग्रहण लग गया, या उसकी सुंदरता को ग्रहण लग गया। ग्रहण का मतलब ये है कि कोई चीज बहुत नायाब हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत उसके उत्तम क्वालिटी की हो, और उस पर अगर ग्रहण लग जाए तो उसकी क्वालिटी काफी कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार जिस भाव में भी ग्रहण लगता है, फिर से समझिए, जिस भाव में भी ग्रहण लगता है वह भाव भी साथ में पीड़ित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य राहु पहले भाव में है तो शरीर कोई ना कोई रोग ऐसा लग जाएगा, या तो जीवन भर दवाओं के सहारे, डॉक्टरों के सहारे चलना पड़ेगा, या आयु पक्ष के ऊपर भी बड़ा भारी असर पड़ सकता है। बशर्ते कि कोई शुभ ग्रह, रक्षक ग्रह अगर उसको ना बचा रहा हो, या लग्नेश बड़ा पावरफुल ना हो, तो ये सिचुएशन घट सकती है। कहने का मतलब है, मैं इस पे ज्यादा समय लगाऊं, एक शॉर्टकट में ही समझा दूं कि ग्रहण का ये दोष जिस भी भाव पर आ जाता है उस भाव को भी पीड़ित कर देता है, उस भाव के प्रभाव को भी कमजोर कर देता है। जैसे किसी के नवम भाव में अगर ये ग्रहण लग जाए तो नवम भाव पीड़ित हो जाता है। दसम पर हो जाए तो कहीं ना कहीं ये दसम भाव को भी पीड़ित कर देता है। तो आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर एक प्रकार से ये ग्रहण समस्या पैदा कर देता है। अब ये ग्रहण क्या है कि इसके क्लच होते हैं। आदमी फ्री होने की कोशिश करता है, ग्रहण फिर पकड़ लेता है, वो फ्री होने की कोशिश करता है, वो फिर पकड़ लेता है। ऐसा ही खेल चलता रहता है जीवन में, और ये ग्रहण इंसान को बहुत परेशान करता है, क्योंकि कोई भी इंसान बंधन में नहीं रहना चाहता, और ये एक प्रकार का बंधन है। जैसे कोई किसी को बांध करके रख दे, ये उस तरह का बंधन है। अतः जो मैंने उपाय कल सुझाए थे आपको,
उन उपायों का अनुसरण करते रहना चाहिए, और कोई यंग एज में है तो उसको लंबे समय तक ये उपाय करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से इसी की तरह का एक योग है राहु और चंद्रमा से बनने वाला चंद्र ग्रहण दोषा। ये चंद्र ग्रहण दोष मन पर बड़ा प्रभावशाली होता है। जैसे सूर्य ग्रहण में राहु आत्मा को ग्रस्त कर लेता है, आत्मा पर कब्जा कर लेता है, आत्मा को डोमिनेट करता है, उसी प्रकार से चंद्रमा राहु के प्रभाव में काफी क्षीण रिजल्ट देता है। अब ये योग भी किसी भी भाव में बन जाए तो चंद्र ग्रहण दोष अपना पूरा रिजल्ट देगा। अब ये रिजल्ट क्या होगा? नंबर 1, मानसिक अशांति। नंबर 2, अनसेटिस्फैक्शन। नंबर 3, फ्रिकल माइंडनेस। नंबर 4, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। नंबर 5, फोबिया। मन के तरह तरह के रोग इंसान को परेशान करते हैं। प्लस माता के स्वास्थ्य में कमी या माता के साथ अनबन। अपनी मां के साथ या तो अनबन रह सकती है या मां के स्वास्थ्य में कमी पैदा हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं इस योग के। प्लस ग्रहण जिस भाव पर लगा हुआ है उस भाव में भी काफी दिक्कतें और अड़चने पैदा करता है ये योग। नट सेल में अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना भी ऊंचाइयों पे चला जाए, अगर ये दोष होगा तो निश्चित रूप से उसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। डीप रूटेड स्ट्रेस उसके साथ होता है। इस चंद्र ग्रहण दोष के निवारण के लिए जब भी साल में चंद्र ग्रहण लगे, जब भी साल में चंद्र ग्रहण लगेगा तो उन्हें ग्रहण काल में वही 7 प्रकार के अनाज लेकर के तुला दान विधि से दान करना है। वही गौशाला में या मंदिर में। इसमें भी नियम वही रहेगा कि यह दान ब्राह्मण को नहीं देना। दूसरा उपाय, भगवान शिव की उपासना बहुत जरूरी है। खास करके सोमवार के दिन का व्रत या उपवास करना। इसी प्रकार से शिव मंदिर में दूध और चावल का दान करना अनिवार्य है। रात्रिकालीन चंद्रमा के दर्शन करना और हो सके तो चांदी के बर्तन से चंद्रमा को अर्घ देना। अर्घ देने का मतलब है, तात्पर्य है, जैसे हम सूर्य को जल देते हैं उसी प्रकार से रात्रिकालीन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को के दर्शन ऐसे व्यक्तियों को मानसिक शांति दे सकते हैं। ये थोड़े ठंडे वातावरण में ठीक रहता है क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर की शीतलता है, हमारे मन और मस्तिष्क की शीतलता है। अगर मन की शीतलता भंग हो जाए, तन की शीतलता भंग हो जाए तो पित्त का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। पित्त यानी कि गर्मी का, हॉट, बॉडी में हीट बढ़ जाती है जिससे व्यक्ति में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है। चंद्रमा नींद का भी कारक है।
नींद डिस्टर्ब रहती है ऐसे व्यक्ति की, नींद में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो चंद्रमा आपके शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो भी लिक्विड प्रवाहित हो रहा है, उसमें भी अनबैलेंस पैदा कर सकता है इस दोष के कारण। तो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, मतलब इस चीज का उपाय निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। मेडिटेशन बहुत बढ़िया उपाय है इसका, और प्राणायाम जहां पर चंद्रमा इन्वॉल्व है, क्योंकि चंद्रमा हमारे प्राण हैं। हम प्राण वायु लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, चंद्रमा को ही बल मिलता है। प्राणायाम करने से चंद्र बली होता है। बाबा रामदेव ने समझाया कि प्राणायाम करो, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया। पर प्राणायाम क्यों जरूरी है, जब आप इसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझोगे तो आपको पता चलेगा कितनी अद्भुत विद्या है प्राणायाम। कुंडली में जो चौथा भाव होता है, फोर्थ हाउस, वो प्राणायाम का ही घर है। प्राणायाम करने से आपके प्राणों को आयाम मिलता है और मन में शीतलता आती है, शरीर के अंदर बैलेंस क्रिएट होता है। और अगर किसी मंत्र पाठ के साथ अगर प्राणायाम किया जाए तो अद्भुत है। तरह तरह के प्राणायाम हैं। आपको अपनी प्रकृति का मतलब आपके शरीर की प्रकृति को ध्यान में रख करके प्राणायाम करना चाहिए। जिनके शरीर में हीट ज्यादा है उन्हें चंद्र नासिका का इस्तेमाल ज्यादा करके प्राणायाम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा शीतलता देने वाला होता। कभी कभी चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन आपको टीबी की बीमारी में फंसा सकता है। कभी कभी ये ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, छाती से संबंधित रोग, कफ, एनी टाइप ऑफ एलर्जीज, इम्यूनिटी का कमजोर होना, पेट की को गड़बड़ कर देना, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा कर देना, इस तरह की समस्याएं भी देखी गई है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को हमने जरूर करना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त मामला पैदा कर देते हैं। प्राणायाम हमारे जीवन में एक क्रांति ला सकता है। पतंजलि, जिन्हें मैं महर्षि कहता हूं, वो आधुनिक युग के वैज्ञानिक थे, जिनका शरीर विज्ञान और मन विज्ञान पर अद्भुत उनका कंट्रोल। अष्टांग योग के द्वारा, जिसमें से प्राणायाम भी उसका एक पार्ट है, जो कि चौथे नंबर पर आता है पतंजलि योग सूत्र में। एक ऐसा ऋषि जिसने योग को ही परमात्मा समझा और उन्होंने योग के माध्यम से लोगों को बताया कि ईश्वर की प्राप्ति संभव है। बाद में पतंजलि के इन सूत्रों को बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने अपनाया और कहा बात में दम है। आपको प्राणायाम करने के बाद ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना बड़ा सहज हो जाता है। अगर आप बहुत सही टेक्निक के साथ प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे समाधि की अवस्था तक भी पहुंचा जा सकता है।
तो अद्भुत कला है। केवल आपको श्वास के माध्यम से जो श्वासों का जो विज्ञान है, इसको समझ करके आगे बढ़ेंगे तो जिनकी कुंडली में भी चंद्र का और ये राहु का संबंध है या चंद्रमा के साथ केतु का संबंध है, उन्हें ये अद्भुत लाभ देता है। अब जिनकी कुंडली में नहीं है वो क्या करें? उनको बड़ी जल्दी लाभ प्राप्त होगा अगर वो ये करते हैं तो। देखिए, कोई कमजोर आदमी और एक स्वस्थ आदमी दोनों में अंतर होता है। अगर इस तरह का कोई दोष कुंडली में है तो समझो कुंडली थोड़ी सी अस्वस्थ है। तो रेमेडी का प्रभाव जितना जल्दी एक स्वस्थ कुंडली में आएगा, अस्वस्थ कुंडली में थोड़ा सा समय लगेगा। कहीं ऐसा नहीं कि एक दिन करो और करने के बाद कहो कि अभी लाभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पर अगर कंटिन्यूस करेंगे तो लाभ जरूर होगा। जल्दी से दौड़ते नहीं। ये सब्जेक्ट पतंजलि ऐसा है, मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है, इस पे बोलता चला जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। पता चला ज्योतिष छूट गया, कहाँ योग में घुस गए। कभी कभी मेरा मन करता है बड़ा कि मैं ऐसे ऐसे कोर्स पढ़ाऊं कि विज्ञान भैरव तंत्र का कोर्स शुरू कर दूं, या शिव महापुराण का कर दूं, या विष्णु पुराण का कर दूं, अग्नि पुराण के ऊपर बोले। पर फिर सोचता हूँ कौन पढ़ेगा भाई। ज्योतिष के पीछे तो कई बार ये रहता है कि चलो 2 पैसा और आ जाएगा। पर चलो कभी नहीं, कभी सर शुरू करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गुरुजी करिए करिए करिए। चलिए, आप लोगों का साथ करिए, जरूर सर कोर्स करिए, हम सब कोर्स करने को तैयार हैं। मेरी बिल्कुल। मनोकामना फिर पूरी होगी। बिल्कुल, इसी बैच को कंटिन्यू ही रखिएगा बस। ठीक है, हम सभी तैयार हैं सर। चलिए आगे चलते हैं अगले दोष के ऊपर, कुंडली में अंगारक दोष। गुरुजी, मास्टर्स करवा के ही छोड़िएगा, उससे पहले मत छोड़िएगा। बिल्कुल गुरुजी, एक सजेशन मेरा भी है। एक भाई मोहित, तेरा हमेशा रहता है। ये ग्रैंड तो नहीं लग रहा तेरी कुंडली में? नहीं सर, बताने दीजिए एक। मैं ये चाहता था अगर हो सके हमारी क्लास थोड़ी सी आधे घंटे पहले करवा दीजिए, क्योंकि फिर ना रात को कभी कभी 10:30 के आगे चली जाती है क्लास। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मोहित। एक्चुअली में अपनी इस क्लास में 1-2 सज्जन हैं जिनको थोड़ा बेचारों को लेट उनको समय मिलता है, इसलिए किया हुआ है हमने उसको, है ना? ठीक है गुरुजी। इसलिए 9 बजे किया हुआ है। अगर वो कह देंगे मुझे जल्दी करने के लिए। नहीं गुरुजी, खाना भी बनाना होता है और खिलाना भी होता है, कोई तो दिक्कत 9 बजे ठीक है। और गुरुजी आजकल ये सब पे लागू होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। हलवा पूरी इस समय बहुत बन रहा है ना? कोरोना का खत्म करना है। गुरुजी, जो खाना नहीं बनाना जानते थे वो भी अब सीख गए हैं। हाँ, इसीलिए तो ये कोरोना लाया गया है। आप जिन घरों में पहले खाना नहीं बनता था, बाहर से ही इंतजार करते थे कि भाई कब आएगा, तो उन सभी जगह अब खाना बनने लग गया है। हाँ, लोगों की घर गृहस्थी ठीक होने लग जाएगी जगदीश जी। अब सब लोग सीख रहे हैं, है ना? सब लोग सीख रहे हैं, सबको पता चल गया अपना काम खुद करना पड़ेगा, नहीं तो गुजारा नहीं है। तो हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। इट्स ए लर्निंग टाइम। ये एक ऐसा समय है जिसमें लोग अद्भुत तरीके से सीख रहे हैं। कोई साइबर सिक्योरिटी का काम सीख रहा है, कोई कुंडली बनाना सीख रहा है, कोई वेबसाइट बनाना सीख रहा है, कोई मतलब कोई कोर्स कर रहा है, कोई मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, कोई स्पेशल मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब लोग सीख रहे हैं, मतलब एक लर्निंग वाला एक प्रोसेस है। सभी लोग एक लर्निंग प्रोसेस में हैं। और बिल्कुल अब अपने मेंटली रूप से काफी हद तक अपने आप के माइंड को सेट कर लिया है कि किस तरीके से आगे हम लोगों ने चलना है। वो चीजें भी हैं और राजनीति भी चली रही है। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान में
मेरा अपना मानना है गरीबी नहीं है, गरीबी का ड्रामा बहुत है और हद से बढ़ करके है। जो लोग भोजन की तलाश में सुबह शाम निकल उठते हैं, अगर उनके घर पे जाकर के छापा मारा जाए तो आप और हमारे जैसे के लोगों से ज्यादा घर पे उनके जो है आटा मिलेगा, इस समय चीनी मिलेगी, सब्जियां मिलेंगी। आप हैरान हो जाएंगे, गुड़गांव में तो बड़े उल्टे हालात हैं इधर। और परंतु मांगने वालों की अगर आप देखें, आप खड़े हो जाएं बांटने के लिए तो लंबी कतार लग जाएगी। उन्हें लगता है कि जितना हम अभी इकट्ठा कर सकते हैं कर लें, और कुछ लोग तो सामान को ले जाकर के बेच देते हैं उल्टा। मतलब ये है, अब कोई लाइन में खड़ा हो जाए, पूछने वाला है कौन इस समय? कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो उससे कुछ इस जब भी ऐसी चीजें होती हैं देश के साथ, तो कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो नाजायज फायदा सिचुएशन का उठाते हैं। सर लेकिन लोग ऐसे भी हैं रिमोट एरियाज में जो वाकई में बहुत परेशान है। मतलब ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश में गांव हैं जहाँ बेचारे जानवरों के लिए जो चारा होता है उसकी रोटियां बना के खा रहे हैं। अभी गुजरात का एक वीडियो भी आया था, एक गरीब है, मतलब उसके साथ क्या, उस बेचारे की पूरी हड्डियां निकल गई शरीर की, उसको रोटी तक। सचिन बोल रहे हो? सर गौरव बात कर रहा हूँ। गौरव, हमारे गुड़गांव में भी एक आदमी ने अभी ड्रामा किया, घास खा रहा था। डिपार्टमेंट का नाम है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, ये हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, वो दिखाया भी था, उसका वीडियो भी दिखाया। हाँ वीडियो भी दिखाया था ना। अभी ड्रामा नौटंकी है, उसपे खाई भी नहीं गई फिर घास, उन्हें तो वीडियो बनाने के लिए डाला था। जहाँ का मैं बता रहा हूँ ना सर, जहाँ का मैं बता रहा हूँ उसको तो मल्टीपल मीडिया ने कवर किया, और वो मीडिया ने कवर किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करती है, जैसे दैनिक भास्कर, उन्होंने तक उसको कवर किया। ऐसा ही ये चलता रहता है। देखो भाई, गरीबी जब आती है ना तो परमात्मा, गरीबी के कुछ कारण होते हैं, ऐसी गरीबी किसी के पास नहीं आ जाती है। और गरीबों कभी फिर मैं बताऊंगा, कभी जीवन में लगा तो गरीबी के पीछे के रीजन क्या है, ज्योतिष के नहीं है। कभी आप गरीब आदमी को टैकल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूर से कहना बहुत आसान होता है, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है, मैं तो खुद गरीबी से ही निकल के आया हूँ, इंसान हूँ, परंतु उनमें वो कोई चीज को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन है गरीबी के, बस क्या बताऊं मैं। इसलिए तो कोई फायदा नहीं। ये कलयुग का समय है सर, जो सच्चाई में जो परेशान है उसको सहायता मिलती नहीं है, और जो नौटंकी ड्रामा करते हैं वो फायदा उठा ले जाते हैं। अब नौटंकी ड्रामा ही है ज्यादा। इनमें से आधे से ज्यादा लोग शाम को शराब पीने वाले होते हैं। बड़े बुरे हालात हैं भिखारियों के। हम लोगों ने तो आंखों से देखा है ना। हम तो कई बार क्या होता था कि कई यजमान चल दिए, कोई सामान लेके चलो पंडित जी आप भी चलो, गाड़ी में बिठा करके हम बांट के आएंगे, रात के समय बांट के आएंगे। सर्दियों में कंबल बांटने हैं, 100 कंबल ले लिए, 150 कंबल ले लिए, हमारे जैसे भी गाड़ी में बैठ लिए। अब देखते हैं वो रात को कंबल छोड़ो, अपना पौवे का जुगाड़ कर रखा होता है उन्होंने तो दारू का। कोई ऊपर लेवल का नशा कर लेता है, कोई पता नहीं किस किस टाइप के नशे करके बैठे होते हैं। तो 100 तरह की बहुत अलग ही मामला है उन लोगों का, और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई गवर्नमेंट आ जाए, वो अमेरिका में भी छोड़ दोगे तो भी उनके ऐसे ही हालात रहेंगे। तो कुछ लोगों को वरदान है दरिद्रता का, वो भुगतेंगे, वो भुगतना पड़ता है, हर एक को भुगतना पड़ता है। तो चलिए हम चलते हैं अंगारक दोष के ऊपर। जब कुंडली में केतु के साथ भी हाँ सेम बात है, राहु हो केतु हो, ये अंगारक दोष बनेगा। अब ये अंगारक का मतलब होता है अंगारे, फायर। जब कोयले जलाते हैं और कोयले खूब अच्छे से लाल रंग के आ जाते हैं, कोयले का रंग बदलता है। जब वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है, उसका कंबशन हो रहा होता है, तो बिल्कुल लाल हो जाता है। लाल के बाद उसमें हल्का हल्का पिंकिश कलर आता है, और पिंकिश के बाद उसमें फिर येलोइश कलर आता है, और येलोइश कलर के बाद उसके अंदर फिर जो है कलर चेंज हो जाता है। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, जिसे हम कोयले की राख बोल देते हैं। तो इसी तरह से अंगारक जो ये दोष है ना, ये बड़ा ही अद्भुत दोष है। ये यंग एज में बड़ा परेशान करता है, खास करके 18 साल से लेकर के 28 साल की जो एज होती है, इसमें ये अंगारक दोष बड़ा परेशान करता है, क्योंकि ये बिल्कुल कोयले के लाल रंग की तरह होता है। फिर 28 के बाद थोड़ा थोड़ा टर्न होता है, थोड़ा थोड़ा माइल्ड होता है कलर में, और ये फिर 42 तक
जा करके ये ठंडा होना शुरू होता है, और वाइट होने में इसको 56 साल लग जाते हैं। 56 साल का व्यक्ति मिले तो फिर तो नहीं पहचान पाओगे कि अंगारक दोष वाला व्यक्ति है। अदरवाइज अंगारक दोष जिस कुंडली में होता है उसमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, थोड़े मुंह फट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, कई बार रिबेल बहुत जल्दी कर बैठते, उन्हें हर सिस्टम में खामियां नजर आने लग जाती हैं और वो सिस्टम के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा। अब ऐसे लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो फाइट करें या वो अपने काम को मेहनत में बदल दे। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है दिन रात, फिर ये दोष काफी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाता है। पर उसमें कई कॉम्बिनेशंस होने आवश्यक है ऐसे योग के लिए। लगन का लॉर्ड ठीक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लगन पर किसी पाप ग्रह का ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो फिर जाकर के ये सिचुएशन सेट हो जाती है। तो ये अलग अलग चीज रीजन है इसके। ब्लड प्रेशर इन लोगों को जल्दी एज में होने का खतरा रहता है। रक्त संबंधी विकार इन लोगों को होने का खतरा रहता है। अतः अंगारक दोष के लिए भी उपाय करने चाहिए। अगर ऐसे लोगों को ब्लड इनके शरीर में ज्यादा बनता है तो इन्हें ब्लड डोनेशंस भी करते रहना चाहिए। भगवान रुद्र की इन्हें पूजा उपासना करनी चाहिए। रुद्राभिषेक बार बार करवाना चाहिए। भगवान शिव के रुद्र रूप को किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की पूजा करते रहना चाहिए। एक बड़ा ही प्यारा मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये भी बड़ा प्यारा मंत्र है, बड़ा अच्छा काम करता है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र अद्भुत तरीके से काम कर सकता है। और ऐसे लोगों को एसिड क्रिएट करने वाली डाइट बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, शराब तो बिल्कुल भी नहीं, नॉन वेज से तो बहुत दूर चले जाना चाहिए। अन्यथा ये एसिडिटी, रिफ्लेक्सेस, GERD की प्रॉब्लम, कई तरह की समस्याएं पैदा करने में सक्षम योग है। और पित्त जब बढ़ जाता है तो गर्मियों में इनके हालात ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार नाक से खून आना जैसी घटनाएं होती हैं। अंगारक दोष में अग्नि का भय बहुत रहता है, आग से जलने का भय बहुत रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का डर बहुत रहता है, करंट लगने का डर बहुत रहता है, धारदार चाकू से, तलवार से, अस्त्र शस्त्र से चोट फेट लगने का डर रहता है। एक प्रकार का ये एक्सीडेंटल योग भी माना जाता है, ये ऑपरेशनल योग भी है। या तो ऑपरेशन करा देता है या एक्सीडेंट करा देता है। ऑपरेशन में सर्जरी का, इसमें ऑपरेशन का मतलब सर्जरी से है मेरा। तो ऐसे में भगवान शिव की उपासना करना बहुत अनिवार्य है और शिवलिंग पर ज्यादा से ज्यादा जल अर्पित करना चाहिए। ये दोष पूर्व जन्म में अगर किसी व्यक्ति ने किसी की जमीन को अपना बाहुबल से हड़प लिया हो तो ये समस्या पैदा करने वाला दोष जीवन में आ जाता है। जिस भाव में अंगारक दोष होता है उस भाव को भी ये थोड़ा हीट पैदा कर देता है। तो इसलिए कोई अच्छी बात नहीं है किसी के घर में आग लगवा देना, खड़े खेतों को नष्ट करवा देना, किसी की निकाली हुई फसल को आग लगवा देना। जैसे आप इंडियन बॉलीवुड फिल्मों में देखते थे, वो लाला या विलेन फिल्म में होता था एक, और वो जो भी हीरो या जो भी उससे पंगा करता था रात को अपने गुंडे भेज के उसके खेतों में आग लगवा देता था या घरों में आग लगवा देता था
या आपने देखा होगा राजाओं की लड़ाइयां होती थी, वो अक्सर आम जनता के घरों को, बस्तियों को फूंक देते थे। ये जो अग्निकांड जो होते हैं ये बहुत गलत है, इनसे बहुत बड़ा कर्स पैदा होता है। कभी भी भूल के ऐसी षड्यंत्र में कभी भी लिप्त नहीं रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी को जला देना, जान से मार देना, और कमाल की बात इस जन्म में भी वो रिवेंजफुल होते हैं। उनके दिमाग में किसी ना किसी के प्रति एक रिवेंज की भावना बड़ी तड़पती रहती है, इसलिए अपने आप ही उबलते रहते हैं। इसलिए ये कोई अच्छा योग नहीं। आइए अब अगले योग पे बात करते हैं। चांडाल दोष। जब गुरु ग्रह राहु या केतु ग्रह के साथ विराजमान होता है तो इसे गुरु चंडाल दोष बोलते हैं। बड़ा ही अद्भुत है ये भी। कमाल की बात तो ये है कि गुरु चंडाल दोष वाला व्यक्ति बड़ा ही आपको इंटेलिजेंट मिलेगा, बड़ा शार्प माइंडेड, समझदार आदमी मिलेगा। आपसे वो बात करेगा तो आप बिना इंप्रेस हुए आप उससे नहीं रह सकते। ज्ञान की अद्भुत बात करेगा, पर उस ज्ञान में पाप का प्रभाव बहुत शामिल होगा। उस ज्ञान के पीछे धोखा शामिल हो सकता है। नंबर 1 बात तो ये हुई। नंबर 2 बात, कभी कभी ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी ऐसी बात कर बैठ जाता है या ऐसी घटना को अंजाम दे जाता है या ऐसा डिसीजन ले लेता है जीवन में जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये कह दे, अरे यार ये तो मुझे ही अकल थी इतनी, तो तुम तो फिर भी बहुत इंटेलिजेंट थे, तुमने ये कर कैसे दिया। तो इसमें कहते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं हो जाना जिसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, और जिससे उसके ऊपर उसको अपमान सहन करना पड़े या लॉस, मनी लॉस सहन करना पड़े, ऐसी घटना हो सकती। गुरु यानी एक ऐसा व्यक्ति जो साधु प्रवृत्ति का है, सेटिस्फाइड है, ज्ञानी है, ध्यानी है, उसका अपना एक जीवन चल रहा है, एक जीवन चक्र चल रहा है, और अचानक से उसके जीवन में राहु आ जाए। राहु का मतलब एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का मतलब है मेरा जिसमें हर तरह का ऐब है। चोरी भी वो जानता है, चकारी भी जानता है, लोगों को धोखा देना भी जानता है, शराब पीना भी जानता है, नशा करना भी जानता है, अय्याशी करना भी जानता है, हर गुण उसके अंदर हो। अब ऐसे से साधु की दोस्ती हो जाए तो आपको लगता है साधु बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। निश्चित रूप से वो चंडाल उस साधु के चरित्र को तार तार कर देगा। आपने देखा होगा अपने देश में भी कुछ बाबा जी लोग होते हैं, बड़ा राइज करते हैं, बहुत बढ़िया अपना तामझाम बना लेते हैं, लोग दिखावा कर लेते हैं, परंतु जब कभी फंसते हैं तो बुरे फंस जाते हैं। और फिर आम आदमी कहता है यार इतने बड़े आदमी को क्या जरूरत थी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने की, यार हजारों करोड़ के ये आदमी हैं, इनको पैसे का इतना लालच की क्या जरूरत थी जब परमात्मा पहले से इतना दे रहा है। अरे इन्हें क्या जरूरत थी जमीनों पे झूठे कब्जे करने की, इन्हें क्या जरूरत थी लोगों से बेवकूफ बना बना करके उनकी जमीनें हड़पने की। अब लोग मुकदमा करते फिर रहे हैं, लोग FIR दर्ज करवाते फिर रहे हैं। ये गुरु चंडाल दोष के ही दुष्परिणाम है। तो जिनकी कुंडली में भी गुरु चंडाल दोष हो, सबसे पहले उसको सावधानी ये रखनी है कि उसको बुरी संगत से बचना है। जिसकी भी कुंडली में हो वो नियम बना ले, कोई भी ऐसा दोस्त, मित्र, प्यारा, यारा, प्यारा कितना भी खास क्यों ना हो,
अगर उसे लगे इसमें दुर्गुण आ गया है, उससे तुरंत किनारा कर लेना चाहिए। साधु संतों का साथ जितना संग करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, विद्वान व्यक्ति के साथ जितना रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बार बार परमात्मा उनकी परीक्षा लेगा, क्योंकि ये दोष जो होते हैं बार बार परीक्षा लेते हैं, एक बार में नहीं पीछा छोड़ते। बार बार सिचुएशन ऐसी आएगी उनके सामने कि गलत लोग टकराएंगे उनको, पर अगर वो अपनी विल पावर दिखाए तो उससे बचा जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी। बुरे लोग, षड्यंत्रबाज लोग उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करेंगे। और ये सबसे बड़ी प्रेरणा आती है लालच से कि साहब ऐसा ड्रामा रच दो, 10 रुपए लगाओ, लाख रुपए पाओ, या लाख रुपए लगाओ, 1 करोड़ रुपए पाओ। उस तरीके में ये लोग कामयाब हो जाते हैं काफी हद तक। और जैसे जैसे ये लोग ऐसा ड्रामा करते हैं, ये राइज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। कमाल की बात है, पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं यार पंडित जी तो बता रहे थे ईमानदार रहो, ये करो वो करो, और जब से मैंने बेईमानी का दामन पकड़ा है मैं तो राइज कर रहा हूं। पर ये अपने गुरु चंडाल दोष को मजबूत कर रहे हैं, ये उसको ईंधन देने का काम कर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं उसको। अब ये जब फंसाएगा क्या करेगा? गुरु और राहु, गुरु आपका लीवर है, लीवर की बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। फैटी लीवर तो हो ही जाता है, बड़ा आराम से हो जाता है इन लोगों को, बहुत जल्दी एज में हो जाता है। स्त्री है तो 100% हार्मोन्स की गड़बड़ मिलेगी आपको, पुरुष है तो भी हार्मोन्स की दिक्कत मिलेगी। वैसे पुरुषों को हार्मोन्स की दिक्कत बहुत कम पुरुषों में पाई जाती है, थायराइड की समस्या पुरुषों में बहुत कम पाई जाती है, यह अक्सर स्त्रियों का रोग माना जाता है। स्त्रियों के तो हो ही जाता है। और ऊपर से मोटापा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ये दोष दे सकता है। वैसे मोटापे के कई दोष, कई योग होते हैं, पर उनमें से एक ये भी है, अगर स्त्री की कुंडली में है तो पानी भी पिएगी तो भी मोटी हो जाएगी। तो इस पे सावधानी। उसके पीछे का रीजन हार्मोन्स की गड़बड़, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स का बनना, सिस्ट का बनना जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। गुरु आपका ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग करने की जगह कई बार ये दुरुपयोग करने लग जाते हैं, ये भी एक समस्या है। झूठा दिखावा, झूठा अहम, ये लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। इसलिए गुरु चंडाल दोष, सावधानी पूर्वक इसको मतलब इसको समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष है, घबराना नहीं चाहिए सुनने के बाद, अपितु मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। सॉल्यूशन ज्योतिष में ऋषियों ने सब जगह लिखा है। और मुद्दा तो यह है कि आप करते हैं कि नहीं करते। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, दोष होते हैं, उनके पास बहाने बड़े नायाब होते हैं। क्या करें जी, टाइम ही नहीं मिलता, आई हैव नो टाइम, मैं बहुत बिजी हूं। या सबसे बड़ा गुरु चंडाल में एक और समस्या है, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, और मानता भी हूं तो मैं फलाने राम की क्यों मानूं? फलाना राम तो ये है। तीसरा, कंटिन्यूटी वो बन ही नहीं पाती। आप पॉइंटों को समझना। तो ये कोई ना कोई बहाना अड़ा करके उपाय भी नहीं करते। गुरु के उपाय ऐसे में बहुत जरूरी है।
गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, इनकी सेवा करने से गुरु ठीक होगा। गुरु को ताकत देना अनिवार्य है। अगर गुरु को ताकत नहीं मिलती तो जीवन के किसी भी मोड़ पर या फाइनेंशियल क्राइसिस भी पैदा कर सकता है ये दोष। अगर महिला की कुंडली में है तो सावधान, पूरी की पूरी मैरिज लाइफ, पति सुख इस योग से बंधा हुआ है, और अगर ये योग दोष पैदा हो जाए तो मैरिज लाइफ दांव पे लग जाती है। तो बहुत ज्यादा महिलाओं को इस दोष के बारे में तो विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को उपवास करना चाहिए अगर ऐसी महिला, और कम से कम 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 7 साल तक उपवास करना चाहिए प्रत्येक वीरवार। नमक और सरसों के तेल का सेवन ना करे ऐसी स्त्री केवल वीरवार के दिन। तो ऐसे उपाय भी लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अपनी प्रकृति के अनुसार। हाँ, अगर कोई रोग है तो ऐसा छिपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, वैद्य की मदद लेनी चाहिए, और अधिक आवश्यकता से अधिक खाना नहीं चाहिए। गर्म चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। स्त्रियों के लिए बिल्कुल बंद है अगर गुरु चंडाल दोष है तो। कभी कभी गुरु चंडाल दोष ऐसे भी बन जाता है, केवल गुरु तो अलग बैठा दिखाई देता है पर राहु की दृष्टि होती है, तो भी गुरु चंडाल दोष के इम्पैक्ट आ जाते। तो थोड़ा सा गुरु कहीं पर भी बैठे उसको देख लेना, कहीं राहु केतु कहीं दाएं बाएं से देख तो नहीं रहे, क्योंकि साथ नहीं बैठा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकता। तो इसलिए इस दोष का निवारण बहुत जरूरी है। अब आइए एक और दोष की चर्चा करते हैं, विष दोष। विष का मतलब जहर। ये बनता जब है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ विराजमान हो। फिर यहां कहना चाहूंगा, किसी भी भाव में हो बेशक, आपने दिमाग नहीं लगाना कि अगर इस कुंडली में चौथे भाव में देखा तो चौथे में होगा तो ही होगा, नहीं। 12 के 12 किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध हो शनि चंद्रमा का, तो ये विष दोष बन जाता है। विष दोष के नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? चंद्रमा आपका मन है और शनि भय करता है। शनि मन को डराता रहता है, अर्थात व्यक्ति अंदरूनी रूप से डरता है। डिप्रेशन का पेशेंट बहुत जल्दी हो जाता है। कोई चीज मन को चुभ जाए, मन को लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। डिप्रेशन में जाते देर नहीं लगती ऐसे लोगों को। कभी कभी तो डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाता है कि व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है। विष का मतलब ही जहर, मन में जहर घुल जाना। अब एक व्यक्ति कैसे सरवाइव करेगा अगर मन में ही जहर घुल गया? तो मन में जहर घुलने का मतलब ये, किसी से रिलेशनशिप में लेन देन में कोई गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई, उसको मन के साथ गांठ बांध लेगा और अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा। ये दोष ठीक नहीं। पूर्व जन्म में किसी को जहर दिया है, पॉइजन दिया है, बासी भोजन करा दिया किसी को, गलत खान पान करा दिया किसी को, तो ये विष दोष पैदा हो जाता है। तो भूल करके भी कभी षड्यंत्र के द्वारा किसी को जहर नहीं देना चाहिए, कोई केमिकल नहीं देना चाहिए खतरनाक जो किसी के लिए हार्मफुल हो। नहीं, अगले जीवन में विष दोष का सामना करना पड़ता है और विष दोष फिर सारे जीवन भर आपके अंदर जहर घोल के रखता है। फूड पॉइजनिंग का बड़ा खतरा रहता है जिनको विष दोष होता है।
जहरीले जानवरों के द्वारा काटे जाने का भी भय होता है। सांप बिच्छू का विशेष खतरा रहता है। ऐसे लोगों को एलर्जी बहुत जल्दी हो सकती है। छोटा मोटा जहर भी रिएक्शन कर जाता है। इवन मक्खी मच्छर खा जाए तो भी दिक्कत ज्यादा पैदा कर देता है। स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रात को तो दूध भूल करके भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा दूध है और शनि रात्रि बलि होता है। शनि ग्रह और बलि हो जाता है और ऐसे में आप दूध पिएंगे तो मानसिक संताप बढ़ेंगे। कुछ लोगों को दूध पीने की आदत होती है रात्रि के समय, वो अपनी कुंडली में जरूर चेक कर लें कहीं शनि चंद्रमा मिल तो नहीं रहे, या चंद्रमा 10वें भाव में तो नहीं बैठे। 10वां भाव भी तो शनि का ही भाव माना जाता है। शनि की कोई दृष्टि तो चंद्रमा पर नहीं आ रही। नहीं तो सफेद चीजें खानी है, चाहे दूध है, दही है, घी है, शहद है, कुछ भी है वो दिन में खाएं, रात के समय सेवन ना करें। अच्छा, कुछ लोग सोचते चाय अलग हो गई जी। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। दूध वाली चाय उनके लिए बिल्कुल खतरनाक है। जितनी बार दूध वाली चाय पिएंगे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम निश्चित तौर पे होगी, और सीवियर एसिडिटी की बात कर रहा हूं मैं। शहरों में होने वाले लोगों के तो 90% एसिडिटी होती है, उसकी बात नहीं कर रहा, पर इनको सीवियर हो जाएगी। मतलब सीवियर का मतलब होता है बिना दवा खाए गुजारा नहीं चलेगा। फिर ढूंढते रहो पेंटोसिड और वो क्या बोलते हैं इनो और वो अगड़म सगड़म जो भी XYZ। तो ऐसे लोगों को गर्म पानी पी लेना चाहिए। अगर ज्यादा ही चाय का सताई नहीं तो कोई इलायची उलूची डाल के कोई अच्छा आयुर्वेदिक साज सिस्टम बना लें, वो ज्यादा अच्छा असर करेगी। और गार्लिक चाय पी सकते हैं ऐसे में। पुदीना बड़ा काम देता है। आपने चाय बनानी, पुदीने की चाय बना, पुदीने की पत्तियां डाल दो, आप थोड़ा तुलसा की पत्तियां डाल दो, उसका जो अर्क निकलता है वो चाय पियो, बहुत बढ़िया अद्भुत असर देगी। दिमाग को भी शांति करेगी, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी, pH वैल्यू को भी कंट्रोल करेगी आपकी बॉडी की। तो बड़ा ही है, इसमें बड़ी सावधानी। ऐसे व्यक्ति सावधान, कहीं ढाबे पे उस पे हाइजीन प्रॉपर देख करके ही खाना खाएं, क्वालिटी फूड का सेवन करें और जीवन भर चावल और दूध का दान करें। ये बहुत जरूरी है। हाँ, हॉस्पिटल में जाकर के कभी कभी गरीबों को दवा दारू बांटते देना चाहिए। दारू नहीं इन दारू बांटने पहुंच जाओ कि पंडित जी ने वीडियो में बोला था, वायरल हो जाएगा सर, वायरल हो जाएगा। है ज्योतिषी सिखा रहा है दारू बांटने की शिक्षा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो दारू दूरू नहीं बांटना। कुछ लोग कह देते हैं कि शनि ग्रह के लिए दारू बांट दो, शराब बांट दो। नहीं, किसी को नशा नहीं बांटना चाहिए। नशा बहुत हार्मफुल होता है, चाहे आप स्वयं करें या किसी और को दें, कोई ना कोई तो उसको पिएगा और पीने के बाद किसी के साथ अच्छा तो होने से रहा है ना। वो तो ठीक है आगे कि मार्केट में आपके प्रशंसक बढ़ जाएंगे, रातों रात आप सेलिब्रिटी हो जाओगे, हर भिखारी जो है आपका ही इंतजार करेगा। भाई बाबू तो वही आता है दिलदार, जो बढ़िया ब्रांड की बोतल लेकर के आता है। वो बात अलग है, आप उनके बीच में एक सेलिब्रिटी की तरह आ जाओगे, पर इट्स नेगेटिव है, ये नहीं करना चाहिए। काल भैरव भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। संडे के दिन काल भैरव के मंदिर में दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से ये विष दोष पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग केमद्रुम योग की, जिसे दरिद्रता का एक योग कहा जाता है। केमद्रुम का मतलब समझना आप, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा है उससे एक भाव पहले और उससे अगला भाव, एक भाव पहले और उससे अगला भाव, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो केमद्रुम योग बन जाता है। पर अगर राहु केतु बैठे हैं, राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठा है, तो उसको मान्यता नहीं है इसमें, मतलब वो नहीं माना जाएगा, केमद्रुम की श्रेणी में आ जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि जी ये तो हमारे भी है, हमारे भी है। बिल्कुल मत घबरा,
जहां पर भी चंद्रमा बैठा है आप देखें कि उससे केंद्र में कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा है तो ये थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है और माइल्ड हो जाएगा। अगर शुभ ग्रह बैठ करके उस पर दृष्टि दे रहा है तो समझो भंग हो जाएगा। फिर समझो ही मत कि केमद्रुम योग है। केमद्रुम योग एक दरिद्रता का योग माना जाता है, दरिद्रता देने वाला योग माना जाता है। मन की दरिद्रता भी दे देता है, शरीर की दरिद्रता भी दे देता है और धन की दरिद्रता भी देने वाला माना जाता है। तो देखना पड़ेगा कि कितना प्रभाव है चंद्रमा से केंद्रगत, कितने ग्रह बैठे हैं, कितने शुभ बैठे हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना ज्यादा आएगा तो ये संपूर्ण रूप से केमद्रुम योग दोष भंग हो जाता है। दूसरा, मानसिक कष्ट बहुत देता है। व्यक्ति मन से बड़ा डरता रहता है, कोई भी काम करता है बड़ा डर लगता है उसको, यार मैं करूंगा तो फेल ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना हो जाऊं। इवन ऐसे लोग तो सेलिब्रिटी होने से डरते हैं, प्रसिद्ध होने से डरते हैं, हर चीज में इनको भय खाता है। तो कई बार ये दोष एक ऐसा दोष है जो कई बार जीवन में राइज नहीं करने देता ढंग से। आदमी बस डरता रहता है, रिस्क नहीं लेता, तो अच्छा योग नहीं माना जाता कुंडली में। इसकी पहचान बहुत आसान है, क्योंकि बस चंद्रमा के से पहले और चंद्रमा के बाद अगर कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो केमद्रुम बन गया। और जैसा कि बताया, पहले चेक कर लो कि भंग हो जाता है। 70% केसेस में भंग हो जाता है। तो चलो शुक्र है, ये भी अच्छी बात रही प्रभु की, ये भंग अपने आप ही हो जाता है। नहीं तो कई बार समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। पर जिसके हो उसको चंद्र ग्रह की साधना करनी चाहिए। मोती जरूर धारण करके रखना चाहिए। और कुछ अद्भुत उपाय हैं, तंत्र में लिखे भी हैं, वो जरूर अपनाने चाहिए। अब एक दोष और है जिसका नाम है सर्प दोष। सर्प का मतलब है सांप, नाग, इनका दोष। कभी कभी क्या आप देखते हैं कि कुछ लोग जाने अनजाने में या कई बार जानबूझ करके सांप को देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और उसको घेर करके मार देते हैं, या किसी जहरीले जानवर को मार देते हैं। कई लोग जो है शिकार खेलने के बड़े शौकीन होते हैं, वो जंगली जानवरों को मारते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं। अनायास बेमतलब, बिना मतलब मासूम जानवरों को मारना सर्प श्राप की श्रेणी में रख देता है। सांप अपने रास्ते जा रहा है, जाने दो, आप अपना थोड़ी देर के लिए रास्ता बदल लो। सांप कभी भी आपका पीछा नहीं करता। ये जो नागिन फिल्म में दिखाया गया है, एक्चुअल में सांप ऐसे नहीं होते हैं कि वो घूमते घूमते बेडरूम तक पहुंच जाएगा सांप और आकर के डसेगा ही डसेगा, उसकी आंखों में फोटो आ जाएगी। ये सब बकवास है। सांप अपने रास्ते जा रहा हो तो उसे जाने दो। जब तक सांप ये महसूस नहीं करता कि आप उसके लिए खतरा हो, वो जल्दी अटैक नहीं करता। ये हर जहरीले जानवर की एक आदत है, चाहे बिच्छू है चाहे सांप है। घबराए नहीं, बस उसको अलग थलग कर दे, वो एक अलग बात है। मारने पीटने में कोई फायदा नहीं। तो सर्प श्राप अन्यथा उसका भोगी बनना चाहिए। ये बनता कैसे? जब राहु केतु के बीच में, राहु केतु के एक्सिस के अंदर 3 पाप ग्रह आ जाएं, तो ये सर्प श्राप की श्रेणी होती है। नाग पंचमी वाले दिन विशेष रूप से नाग का पूजन करना, मनसा देवी का पूजन करना। नागों की माता है मनसा देवी, उनका पूजन करना लाभ दे सकता है। नाग गायत्री का पाठ करना उन्हें शांति देता है। नहीं, कई बार ऐसे लोगों को बड़े सांप सूप दिखाई देते हैं, सर्प दिखाई देते हैं,
उनको लगता है पीछा कर रहे हैं, ये वो बड़ा चक्कर फंस जाता है इसमें। तो काल सर्प दोष में और सर्प श्राप में थोड़ा सा बारीक अंतर है। काल सर्प दोष भी जब बनता है जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, पर सर्प श्राप कभी कभी ऐसे भी बन जाता है कि राहु केतु में सारे ग्रह ना आकर के 2-3 भार हो जाते हैं राहु केतु के एक्सिस से, पर पापी ग्रह केंद्र में फंस जाते हैं, तो वो सर्प श्राप है। काल सर्प दोष भी अलग ही प्रकार का एक दोष है। ये 12 प्रकार के होते हैं। वासुकी काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग, संघचूड़, संघपाल, बहुत नाम, 12 तरह के नाम हैं। अलग अलग भाव से बनते हैं, अपने अपने एक्सेस को बनाते चले जाते हैं। 12 भाव 12 योग होते हैं। ये 42 साल की उम्र तक आपके जीवन की तरक्की उन्नति में बाधक होते हैं। पर काल सर्प योग टूटने का भी योग होता है। अगर कोई ग्रह उच्च के बैठे हैं उनके एक्सिस के अंदर, तो कई बार टूट भी जाता है ये, और वो असर नजर आता नहीं। काल सर्प दोष निवारण हेतु हमारे देश में नासिक के पास ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर स्थान पे जाकर के काल सर्प दोष का निवारण करवा लेना चाहिए। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग पर जाकर के आप ये काल सर्प दोष शांति निवारण करा सकते हैं, या विष्णु जी का जो स्थान है बद्रीनाथ, वहां पर भी आप करवा सकते हैं। विष्णु जी जो गिद्ध के उस पे आते हैं, गिद्ध पर आते हैं, गरुड़ के ऊपर जो उनका गरुड़ उनका वाहन है, और गरुड़ के पास क्षमता होती है कि जो नाग पाश होता है उसको खोलने की क्षमता उनमें होती है। आपने देखा होगा रामायण में भी एक बार राम और लक्ष्मण जी को जब सर्प से बंध जाते हैं तो गरुड़ जी आकर के उनके बंधन को खोलते हैं। तो ये नाग पाश बंधन होता है, ये खुलता है। काल सर्प योग भी नाग के श्राप से बनता है, और सर्प श्राप दोस्तों विशेष करके सांप से और उनसे मिल करके बनता है। तो काल सर्प दोष, सर्प श्राप दोष, ये ऐसे दोष हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अब जितने भी ये दोष बताए उनमें से हो सकता है कुछ लोगों के घर में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकते हैं। पितृ दोष तो खास करके ये एक प्रकार के ऋण को शो करता है, कर्जे को शो करता है, पूर्व जन्म के कर्जे को शो करता है। अर्थात इन दोषों को आप जो है नोट कर लें। अगर किसी की कुंडली में है तो जो उपाय सुझाए गए हैं उनको करें। अगर वो विश्लेषण कराएं तो वो उनका अलग मामला है, पर जो जेनरिक उपाय होते हैं वो मैंने आपको निश्चित रूप से आपको बता दिए। उपाय बहुत तरह तरह के होते हैं। वो बात है कि क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते, आप लोग किस चीज में बिलीव है नहीं है, वो भी उसमें एक बात है। चलिए, आप किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। गुरुजी गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव बोलो। गुरुजी मैं ये बोल रहा था कि वो जो इसमें आपने लिखा था कि मंत्र जाप करने हैं, जैसे 12,000 18,000 स्लाइड्स में लिखा हुआ था। छोड़ो, ये क्या, ये क्लास में कई बार जो वो बनाया हुआ हमारी लाइव क्लास में कभी कभी बना देते थे। ये हमारे एक स्टूडेंट पढ़ाते थे, ये उनके बनाए हुए वो हैं। ठीक है गुरुजी। एक प्रश्न और था गुरुजी। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जिसकी कुंडली में मान लो इस तरह के दोष बन रहे हो, जैसे शाप दोष बन रहा हो, सर्प दोष बन रहा हो, है ना, और किसी कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शाप पे दोष बन रहा हो, उसको अपने पूरी पूजा पाठ उपाय कराए, तो उसको इस जीवन में उसका फल मिलेगा, या उसके इतना ही फायदा होगा कि उसके बच्चों में नहीं जाएगा, या उसको भी उस चीज का पूरा प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि आपकी इसी प्रश्न का जवाब दिया था, इस जन्म में भी उसको प्रॉफिट मिलेगा और आगे बच्चों में भी जाने से रुकेगा। प्रदीप, आप बताइए। प्रदीप जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, वो हाथ रेज करेंगे, मैं अपने आप आकर के उनसे बात कर लूंगा। प्रदीप जी, जो चंद्र ग्रहण दोष जो आपने बताया है जी, इसकी कोई सीमा होती है कि इतने साल में खत्म हो जाता है?
वैसे तो प्रदीप जी चंद्र ग्रहण दोष 42वें साल के बाद काफी माइल्ड हो जाता है। और दूसरा ये है कि चंद्र ग्रहण दोष मेरे कुंडली में है, पर जो जितनी बातें आपने लिखी हैं मैंने कभी फील नहीं किया, पर मैं 42 साल से ऊपर हो चुका हूँ। प्रदीप जी यू आर सो लकी। फील करना भी मत, हम भी नहीं चाहते कि कोई फील करे। बहुत सारे रीजन होते हैं प्रदीप जी कि किस कारण से फीलिंग फैक्टर कब आता है कब नहीं आता है, वो हर एक व्यक्ति का थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे एक व्यक्ति है, मैं इसको अक्सर ऐसे बताता हूँ, एक व्यक्ति को बुखार चढ़ा और बुखार चढ़ने के बाद वो व्यक्ति अपने बिस्तर पे पड़ गया, उसने हल्ला मचा दिया कि साहब मुझे तो बुखार चढ़ गया। किसी को कहेगा खिचड़ी बनाओ, किसी को कहेगा मैं ये नहीं खाऊंगा, और लोग आर पार चक्कर काटने, सब काम धाम छोड़ के बैठ जाते। दूसरा आदमी को भी बुखार चढ़ता है और वो कहता है भाई मैं तो परवाह ही नहीं करता इस चीज की, इस फीवर की, और वो फिर भी काम में लगा रहता है। तो ये एक एटीट्यूड का भी बात होती है। लगन का लॉर्ड यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाता है, लगन का लॉर्ड। दूसरी बात, कोई अच्छा योग कुंडली में बन जाए, कोई अच्छा योग बन जाए, कोई राजयोग बन जाए, कोई शुभ योग बन जाए, वो भी ऐसे दोषों को डाउन कर देता है, काफी हद तक चीजों को माइल्ड कर देता है। वो एग्जम्प्टेड भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो पाएंगे। हाँ सचिन बताइए। हाँ सर, जैसे कि ये एक मिनट, जैसे कि आपने बताया कि ये चांडाल योग होता है तो गुरु समस्या प्रधान रहता है, लीवर कमजोर हो जाता है, तो ऐसे में क्या गुरु प्रधान चीजें अवॉइड करनी चाहिए, खाना पीना, ऐसा कुछ है क्या? जैसे वहाँ दूध बताया। मतलब समझो सचिन, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है भारी, गुरु का मतलब है हैवी। हैं अक्सर गुरु जी मोटे हो जाते हैं, और हलवाई जो होता है ये भी गुरु से आता है, गुरु ग्रह से हलवाई बने। हलवाई आपको अक्सर मोटे मिलेंगे। अब आप तो कह सकते हो जी एक जगह बैठे बैठे मोटे हो गए। एक्चुअली में गुरु का मतलब ही घनिष्ठ, गरिष्ठ भोजन, हैवी भोजन। तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिक गरिष्ठ भोजन करने की कई बार आदत हो जाती है, तो उनको गुरु की चीजों को अवॉइड करने का मतलब है कि गरिष्ठ भोजन ना करें बस, तो हलवा पूरी वाले चक्कर में ना पड़े, है ना। फ्रूट और इसके ऊपर रहें, उपवास पे रहें तो ज्यादा बेटर है। उपवास करने से लीवर की क्लीजनिंग होती है। ठीक, क्योंकि मैं गरिष्ठ भोजन होता है। हाँ, गरिष्ठ में खा ही नहीं पाता हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ हैवी हो जाता है। उम्र आ गई ना, बचपन में खा लेते होंगे। नहीं, ये सारे लगभग सारे ही दोष मुझ में है ये। कोई बात नहीं। हाँ रविंदर जी। नमस्कार जी। जी रविंदर जी। सर ये जितने भी आपने दोष बताए हैं, जैसे राहु चंद्र और ये, अगर ये आपस में साथ में बैठे हो तो दोष लगता ही लगता है। अगर ये आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हो या किसी तरीके से दृष्टि बढ़ रही तब भी हो जाएगा। रविंदर जी हो जाता है, पर दृष्टि संबंध में वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। अच्छा, इफेक्टिव कम होगा पर होगा। हाँ होता है, असर होता है, नो डाउट, पर वही वाली बात है कि बंदा कितना फील करता है नहीं करता, उसके ऊपर बहुत हद तक। और दूसरा सर ये था, ये जो अंगारस दोष में आपने जो चार्ट लगाया है और जो आपने बोला है आपने मंगल प्लस राहु या मंगल प्लस केतु। हाँ जी। चार्ट में सूर्य भी लिखा हुआ है, जो ये स्क्रीन पे लगा हुआ है अभी। कहाँ पर? 7वें घर में वो सूर्य मंगल मैंने कल बताया था ना। अंगारक भी साथ हो तो भी हो जाता है, सूर्य मंगल इकट्ठे बैठे हो तो भी अंगारक दोष है। ठीक है। धन्यवाद सर। अश्विनी जी। सर मेरे को ये पूछना था, अगर किसी के माता पिता की कुंडली में सर्प दोष ना हो, हाँ, और बच्चे की कुंडली में आ जाए, तो ये कहाँ से, ये मामा की तरफ से भी आ सकता है, मैटरनल साइड से भी? ये मैटरनल और यानी कि ननिहाल से भी आता है, क्योंकि अच्छा। जब हम लोग कभी पितरों की पूजा करवाते हैं तो दोनों ही पक्ष की पूजा कराई जाती है, पितृ पक्ष और यानी कि आपके ग्रैंडफादर्स और इनकी तरफ से भी, और ननिहाल पक्ष से भी। अच्छा। दोनों ही पितरों का जो है उसमें किया जाता है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन ये था इसी में कि अगर किसी को सपने में बार बार अगर सर्प का दर्शन वो होता हो सपनों में, तो ये सर्प दोष से लिंक्ड है या ये कुछ और हो सकता है? हाँ नहीं, ये सांप दिखाई देना ये सर्प दोष से रिलेटेड है। उससे है?
हाँ बिल्कुल डायरेक्ट। अच्छा ठीक है। पहला लक्षण ही है ये, सांप दिखाई देना, सांप पीछे पड़ जाना। हाँ प्रताप। थैंक यू प्रताप जी ने तो एक असिस्टेंट रख रखा है हाथ खड़ा करने के लिए भी। सर ये जैसे ग्रहण दोष जैसे राहु से अगर हुआ तो अगर चंद्र के साथ केतु है तो भी होगा। तो भी प्रताप। राहु केतु बने बराबर बने। राहु केतु समझो, एक सांप है ना, सांप का जो मुंह है ना वो राहु है, और केतु जो है उसकी पूंछ है जी, है ना। तो जब वो जो सांप खाने वाले होते हैं मुंह और पूंछ काट देते हैं, बीच का पार्ट रख लेते हैं, क्योंकि दोनों या तो पूंछ में जहर होता है या मुंह में जहर होता है सांप के जी। तो सर जैसे सर्प दोष में आपने बताया कि राहु केतु एक्सिस के एक तरफ 3 पाप ग्रह। हाँ तो मैंने 3 पाप ग्रह मैंने शनि आ जाए और सूर्य। मंगल आ जाए, शनि आ जाए, नीच राशि का चंद्रमा आ जाए, पीड़ित चंद्रमा आ जाए, पक्ष से कमजोर चंद्रमा आ जाए। एक चीज बता दूं जी, कमजोर चंद्रमा से ज्यादा पापक कोई ग्रह नहीं है। अच्छा। इससे ज्यादा गड़बड़ करने वाला कोई प्लेनेट नहीं है चंद्रमा से। इवन शुक्र ग्रह, आप लोगों ने सुना होगा, शुक्र ग्रह तो खामखाई बदनाम है। रियल कल्प्रिट तो मून है, जो आदमी को एक्स्ट्रा संबंध बनाने के लिए ललायत करता है। शुक्र तो बहुत प्योर प्लेनेट है जी। शुक्र बहुत बढ़िया प्लेनेट मैं मानता हूँ, और वो स्पिरिचुअलिटी में आपको बड़ा योगदान देता है, क्योंकि जो आपका सहस्त्रासार चक्र है उसमें जब सहस्त्रासार चक्र खुलता है तो वहां पर शिव और पार्वती का मिलन होता है, और शिव पार्वती का जो मिलन होता है, जिस स्थान पर वो बैठे हैं वहां आगे एक अमृत कुंड की कल्पना की गई। वहां एक अमृत कुंड है। अमृत कुंड का मतलब एक अमृत तो आप सभी लोग समझते हैं, जिससे अमरता का वरदान मिले कि व्यक्ति कभी मर ना पाए, और नेक्टर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और उसको जो कुंड को संचालन जो करने वाले की ड्यूटी है वो शुक्र की है, वो शुक्र की है। तो ये जैसे ये उसी प्रकार से है, मंथन का एक विषय है। संचालन का तात्पर्य, अमृत कुंड का मतलब है अमृत जब प्राप्त होता है जब हम किसी चीज का मंथन करते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा वहीं से तो निकले। मंथन कि जैसे दूध है, अगर दूध भर के दे दिया जाए किसी को और उससे पूछा जाए कि इसमें क्या है तो कहेगा दूध है, पर ज्ञानी और ध्यानी आदमी कहेगा नहीं, इसमें मक्खन भी है, और मक्खन से इसमें दूध भी है, इसमें दही भी है, घी भी है। उसको दूध में सारी चीज दिखाई देंगी, पर ये ऐसे नहीं निकलेगा। पहले दूध से दही बनेगी, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा। स्टेजेस हैं, पर कब बनेगा? जब मंथन करेंगे। तो मंथन करेंगे। मंथन का मतलब वो बिलोना करते हैं, घर में हमारी माताएं बहनें करती हैं। आजकल तो मिक्सी आ गई, अब तो नहीं करती हैं, पर जो है पहले करती होती थी। तो ये मंथन जो है इसी का नाम है। तो मंथन करने से बहुत सारी चीजें उपज जाती हैं। तो शुक्र ग्रह की ड्यूटी लगा दी, भाई आप मंथन करो, क्योंकि आप प्योर फॉर्म हो, आप में शुद्धि का भाव बहुत है। और हम किसी लफंगे को देखते कहते शुक्र बहुत तेज, अरे शुक्र तो खराब है। लफंगा बनाने वाला जब शुक्र एफिलेक्टेड होता है तो व्यक्ति ज्यादा मानसिक रूप से लफंगे पने में जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कैरेक्टर की कमजोरियां शुक्र ग्रह की कमजोरियां लेकर के आती है। शुक्र ग्रह जितना बलवान होगा व्यक्ति कैरेक्टर का मजबूत होगा। समस्या क्या है कि वो इतना सुंदर होता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे छठे भाव में शुक्र बैठ जाए, छठे भाव का शुक्र जिसका पुरुष का हो स्त्री का हो, सौंदर्य के कारण ईर्ष्या पात्र बन जाएगा। ईर्ष्या पैदा कर हो जाती, जो भी देखेगा वो कहेगा लो कमाल, इतना सुंदर आदमी, या ऐसा हुआ। अब वो बंदा क्या करे, उसके बार बार उसको ऑफर आएंगे रिलेशन डेवलप करने के। अगर चंद्रमा गड़बड़ा गया तो फिर तो गया वो, और चंद्रमा मजबूत हो गया बस फिर तो
संभल जाएगा। तो ये अंतिम जो कल्प्रिट है वो मून है। और किसने हाथ किया हुआ है? एनी, आपने हाथ किया हुआ है? आपने जी सर। जी सर, शांत रहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु चंडाल योग में गुरु के साथ राहु हो या केतु हो, दोनों में बन जाता है, लेकिन ज्यादातर यही सुनने को आता है कि गुरु चंडाल योग में जब गुरु के साथ राहु हो तो उसके क्या ट्राइट्स होते हैं, लेकिन गुरु के साथ केतु का भी थोड़ा सा आप अगर बता दें तो वो आपने नहीं बताया। थोड़ा सा इसमें ये जरूर देखा जाता है, जब गुरु के साथ केतु आता है, अगर ये अच्छी बात है कि धनु राशि में या मीन राशि में आ जाए तो इसमें ये रहता है कि ऐसा व्यक्ति अगर गुरु का साथ ले ले, गुरु का संग कर ले, तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर चल करके बहुत कामयाब होता है, बहुत बड़ा साधु बनने की गुण उसमें आ जाते हैं। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे तो बेचारे साधु प्रवृत्ति के ही व्यक्ति थे वो भी, और उन्होंने इस साधुता के अंदर बड़े बड़े कार्य कर दिखाए। तो ये कभी कभी अध्यात्म के मार्ग पर बड़ा यूजफुल योग हो जाता है, यानी दोष जो है योग में परिवर्तित हो जाता है। हाँ नीलू जी बताइए। गुरुजी, ये जो आपने विष दोष में बताया कि एक तो प्रिकॉशन ले, रात को दूध वगैरह ये सब चीजें ना ले, दूसरा कि काल भैरव की पूजा करें, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स, जो भी, कोई भी, पुरुष या स्त्री, कोई भी। जी 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 बिल्कुल। और क्या मिल्क चढ़ाए काल भैरव को संडे को? थैली रखा ना, चढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, बस वहां पे। अगर काल भैरव का मंदिर नहीं है तो शिव जी के आगे? नहीं, काल भैरव मंदिर होता ही है यहाँ तो कोई नहीं। जहाँ भी माता का मंदिर होता है वहाँ होता है। देवी के किसी भी मंदिर में आपको जरूर मिलेगा। जी गुरुजी नमस्कार। एक चीज और है कि ये जो प्राणायाम आपने बताया है कि मंत्र के साथ करें, हाँ, वो कैसे करें? बाबा रामदेव की सीडी चलाओ या बाबा रामदेव चलाओ यूट्यूब पर। अच्छा करने गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था, कौशल बोल रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ कौशल, अभी आपका नंबर नहीं आया है ना। सदफ फातिमा जी बताइए, आपका हाथ रेज किया हुआ है। जी सर नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो काल सर्प का होता है सर, इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी रही है। मतलब कुछ जगह पे ये कहा जाता है कि ये एंशिएंट क्लासिक्स में ये नहीं था योग, और ये बाद में आया, बहुत लेट आया है। और सर ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे जो दुनिया के फेमस तरीन लोग हैं उनकी कुंडलियों में भी ये योग पाया गया है, जैसे कि अब्राहम लिंकन की कुंडली में है, आई थिंक सो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी है उनकी कुंडली में भी है। तो सर ये मतलब इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी है वो क्यों है इस तरह? मैं समझ गया आपके पॉइंट को। पहली बात तो ये बाद में भी नहीं आया, ये शुरू में भी नहीं आया, ये बाद में भी नहीं आया। जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसमें सर्प श्राप है, उसमें सर्प श्राप है। एक योग होता है कलामृत योग, आपने पढ़ा है वो कलामृत योग? नहीं सर। कला अमृत योग बड़ा ही अद्भुत योग है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही बनता है जैसे काल सप्तदोष बनता है। जो लोग फेमस हो जाते हैं उनकी कुंडलियों में कला अमृत योग होता है। कला अमृत का मतलब ही कला, मतलब वो आर्टिस्ट होते हैं और वो उनकी कला अमृत के समान हो जाती है, मतलब उनकी कला को लोग भुला नहीं पाते। जैसे आज इरफान खान की हमारे हिंदुस्तान में डेथ हो गई और लोग बड़े हताश भी हैं और निराश भी हैं, और पर्सनली मैं भी उनको बड़ा लाइक करता हूँ एज ए एक्टर, और वो एक अच्छे इंसान, उनके मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे, बहुत ही बढ़िया क्लासिकल आदमी, मुंह पर स्पष्टवादी आदमी। तो अब ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा याद किया जाएगा। तो ये कलामृत योग देखने में होता क्या है, जब हम बिगिनर्स या जो बहुत डेप्थफुल स्टडी एस्ट्रोलॉजी की नहीं करते उनके साथ ये समस्या आ जाती है कि काल सर्प योग, बस वो राहु केतु देखा और सारे ग्रह बीच में देखे फटाफट बोल देते काल सर्प योग है। जैसे मैंने बताया कि सर्प श्राप, अब 3 ग्रह अगर पापक ग्रह हैं एक साथ केंद्र में आ गए, केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, अगर केंद्र में पाप ग्रह आ गए 3 मिला करके तो सर्प श्राप हो गया जी। अब वो तो कहेगा जी नहीं ये तो काल सर्प दोष है, अब वो काल सर्प दोष के लिए पूजा के लिए दौड़ा देगा, जबकि एक्चुअल में मूल रूप से उसमें सर्प श्राप है। अगर काल सर्प योग में कलामृत योग बन गया तो वो एक्टिराइज करेगा। शीला दीक्षित जी की कुंडली के अंदर, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कलामृत योग। मैं भी शुरू में डाउट में हुआ था जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, फिर मुझे ढूंढते ढूंढते ये चीज मिली और समझ में आया जब मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या कहानी है। काल सर्प दोष भी है, इसका नाम बाद में रखा गया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से ये चीजें बनती है। काल सर्प का मतलब ही, काल मीन्स समय, और जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसा माना जाता है कि नाग के फन के ऊपर है, और नाग ने, शेष नाग ने पूरी पृथ्वी को अपने उस पे हुड पर जो है उठाया हुआ है। वासुकी, तो इसका बड़ा है जी। वासुकी नहीं जी, वासुकी पे तो नारायण जी भगवान। अच्छा 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 अच्छा। सर हमारे ऋषि ये इतने इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल गए? अभी रुक जाओ एक मिनट। यामिनी जी, यामिनी जी सुन रहे हैं? ये जो हाँ, आपका क्वेश्चन है कोई? ये मंगल केतु, हाँ जी सर, ये जो मंगल केतु का अंगारक दोष है, ये हाँ, मेरी बेटी की कुंडली में है, पर वो 1.5 साल का है, तो उपाय किस उम्र से शुरू कराऊं? टेंशन ही मत लो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी है। अभी 1.5 साल का, 12 साल तक तो कोई उपाय की जरूरत नहीं है। तो 12 साल के बाद उसके उपाय कराने शुरू करो। हाँ, 12 साल के बाद सुनील वशिष्ठ जी से संपर्क करना। हाँ जी सर, बिल्कुल, अब तो आपके शीशे हैं। हाँ, कविता ने भी उठाया हुआ हाथ। कविता, कोई क्वेश्चन है आपका? थैंक यू सर। कविता नहीं है अभी। गीता, गीता जी। सर गीता बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, सर ये कौन बोल रहा है? सर ये जो दोष आप बता रहे हैं, इसमें कोई और ग्रह आके बैठ जाए तो दोषों का प्रभाव कम होगा क्या? कौन बोल रहा है? मुझे आवाज साफ नहीं आई। सर गीता बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी ये दोष बता रहे हैं, अगर इन दोषों में कोई और ग्रह आके बैठ जाए। कौन ग्रह आके बैठ जाए? कोई और शुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे अंगारक दोष है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं गीता जी, हाइपोथेटिकल में तो मैं भी घूम जाऊंगा, आप भी गलत समझेंगे कि कोई अन्य ग्रह आके बैठ जाए। पहली बात तो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से स्टडी ना करें। कहीं कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना करें। उससे ही नहीं, कोई ऐसे हाइपोथेटिकल दिमाग में भी ना लेके आए। मेरा मतलब नहीं, मैं तो बता के निकल जाऊंगा, पर उससे आप नहीं सीख पाएंगे। हाइपोथेटिकल बातें दिमाग में लाने की जरूरत नहीं। हमने ये कोर्स इस तरह सिस्टमेटिक डिजाइन किया गया है कि अगर आप केवल इसको सीखते रहेंगे तो आपको चीजें आ जाएंगी। हाइपोथेटिकल आने से, प्रश्न दिमाग में आने से केवल आप ही घूमते रहोगे। इतने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और फिर मैं एक बार और कहूंगा, कोई भी स्टूडेंट रट्टा ना मारे। रट्टा नहीं मारे, बस चीजें ध्यान में रखनी है, रटना नहीं है। रटने से कभी भी आप कुंडली को स्पष्ट रूप से कभी नहीं देख पाओ। हाँ नीरज जी। सर एक चीज और थी। हाँ बताइए। राहु के एक्सेस में बताए, राहु केतु के 3 पाप ग्रह हो, तो सर केंद्र में गीता जी ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते, कविता बोल रही हूँ। हाँ कविता, एक मिनट अभी। नीरज जी तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो आपने जो केमद्रुम योग बताया है जी, वो मून बेसिकली सेंटर में होना चाहिए, कहीं पे होगा? नहीं, किसी भी भाव में बैठा हो, बस उससे आगे और पिछले वाले भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। बस कोई ग्रह नहीं होगा तो केमद्रुम लगेगा, और राहु केतु नहीं काउंट होंगे उसमें? हाँ, राहु केतु नहीं। मान लो चंद्रमा से पहले कोई राहु बैठा है या केतु ग्रह बैठा है तो उसको ग्रह नहीं मान के चलना। तो इसके उपाय क्या है सर? है जी, इसके उपाय क्या है? उपाय क्या है इसके? वैसे तो मुझे लगता नहीं आपकी कुंडली में होगा नीरज जी, क्योंकि ये 70% कुंडलियों में अपने आप भंग हो जाता है। मैंने डिटेल में बताया, कल एक बार सुनना आप जरूर, है ना? हाँ नेहा जी। सर अगर मून के पास, ये ना मेरी कुंडली में जो मून बैठा है 4th हाउस में जी, अगर 4th, और उसके एक तरफ तो ना लिखा है यूरेनस। आपने यूरेनस का तो कुछ बताया नहीं, यूआर करके। यूरेनस प्लेनेट नहीं है, छोड़ दीजिए। और नहीं है तो फिर दोनों में नहीं है ना उसके। कोई बात नहीं, जहाँ पे चंद्रमा बैठा है ना, एक मिनट नेहा जी सुनिए, उससे नंबर 4 पे, नंबर 7 पे और नंबर 10 पे गिनिए। अगर कोई भी ग्रह बना हुआ है तो आपके केमद्रुम योग वैसे ही भंग हो जाता है, और वैसे भी आपके नहीं मिलेगा केमद्रुम योग। हाँ कविता बताइए। जी नमस्ते।
नमस्ते। मैं हाँ कविता बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया गुरु और केतु के मिलने से गुरु चंडाल दोष बनता है, तो ये किसी भी भाव में बनता है। हाँ जी, किसी जैसे 12th हाउस में अगर कर्क राशि के साथ हो तब भी ये उतना इम्पैक्ट डालता है जो आपने बताया है, या फिर हाँ किसी में भी हो, किसी में भी हो, कोई भी राशि हो, चाहे वो गुरु अपनी राशि में बैठे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और शनि की अगर 3rd दृष्टि चंद्रमा में पड़ रही है तो भी ये विष दोष बन जाता है? हाँ, फिर विष का इम्पैक्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है गुरुजी। बस फातिमा, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। एक मिनट, अभी आ रहा हूँ मैं। फातिमा, कोई है क्या क्वेश्चन? गुरुजी मुझे पूछना है क्वेश्चन, नितिन गर्ग। नितिन जी आ रहा हूँ मैं भाग नहीं। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर जुपिटर और केतु का जो कंजंक्शन है वो D9 चार्ट में हो तो सर इसका भी सेम ही होगा जैसे आपने बताया? हाँ सेम होता है, बस ये ध्यान रखना वो 32 के बाद क्रिएट होगा। अच्छा। कुछ लोगों के 30 में हो जाता है, कुछ को 32 में हो जाता है बस। और ये अगर महिला की कुंडली में है तो फिर उसको मैरिटल इशू पैदा हो जाते हैं। हाँ कौशल बताइए। कहना चाह रहा था कि हम बहुत सारी कुंडली देखते हैं, जैसे बहुत सारे उसमें दोष भी निकलेंगे, या अभी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अब इस ग्रह की पूजा करें, क्या बाद में हम जब स्टडी करेंगे कंक्लूजन कुछ ऐसा निकल सकता है कि हम किसी एक देवता या 2 देवता की पूजा करें और ये सारी चीजें मतलब कवर हो जाए, मतलब कम हो जाए, हमें अलग अलग जगह ना भागना पड़े, तो एक भगवान की हम पूजा करें तो वो सारी चीजें कवर अप हो जाए कुंडली के अनुसार? कौशल, फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, इस चीज को हमेशा याद रखना। भक्ति के क्षेत्र में फेथ और बिलीफ ये इतनी बड़ी चीज हैं। अगर एक देवता में फेथ और बिलीफ पैदा हो गया तो सारे दोषों से मुक्ति देने में सक्षम है। महात्मा गांधी के लिए राम उन्हें कहां से कहां तक ले गए, प्रभुपाद के लिए हरे राम हरे कृष्णा उन्हें कहां से कहां तक ले गए। तो आप इसकी चिंता ना करें, वो इंसान ने डिसाइड करना है कि उसका पाथ उसने कैसे क्या करके ले जाना है। उर्मी जी बताइए। उर्मी जी एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन अभी अभी आंसर हो गया। मेरा क्वेश्चन यही था कि मुझे ये सब देख के बहुत डर लगा, तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं अपना मंत्र जाप करूं, अपना मेडिटेशन करूं, तो क्या ये सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा? हाँ उर्मी जी देखिए, जब आप डॉक्टरी सीखते हैं ना तो सारी बीमारियों का सुनना पड़ता है। बीमारी अपने पास हो या ना हो या हो तो भी सुनना पड़ता है, और ऑपरेशन कैसे किया जाता है उसको देखना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और काट पीट भी करनी पड़ती है। तो जब हम ज्योतिष सीखते हैं उसको पर्सनल अटैचमेंट से चले जाएंगे, नहीं तो टाइम हो रहा है। और मेरा भी अपना ये मानना है, जिसका इलाज करना है उसके साथ दोस्ती भूल जाओ। अच्छा। हाँ, अगर दोस्ती कर ली क्लाइंट के साथ तो तुम उसे इलाज कभी नहीं बता पाओगे। जो फिल्म आई थी ना, बोमन ईरानी बोलता है कि भाई मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ कांपेंगे। जब भी ज्योतिषी के साथ मित्रता हो जाएगी या वो ज्योतिषी बड़ा मन का स्ट्रांग नहीं हुआ, आप ये समझ लेना, और वो मित्रता में बह गया तो पहली बात तो उपाय बताने छोड़ देगा आपको। अच्छा। उपाय बताने छोड़ देगा और ऐसा क्यों? रहेगा। खर्चा बचाओ, मेहनत बचाओ, तो उस चक्कर में लगा रहेगा वो। उससे क्या होगा कि उससे नुकसान होगा, क्लाइंट का नुकसान होता है। तो थोड़ा मजबूत दिल बनाने के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं। तो जब मैं उपाय की बात करता हूँ किसी व्यक्ति से, चाहे वो मेरा कितना भी परम मित्र क्यों ना हो, तो मैं 2 घड़ी के लिए भूल जाता हूँ कि वो मेरा मित्र है, नहीं तो मैं उपाय मेरे दिमाग में ही नहीं आएंगे। जैसे मुझे भी काफी सारे दोष दिख रहे हैं मेरे अपने चार्ट में, तो मुझे डर नहीं, एक ही चीज को पकड़ के चलना है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया ना, ये तो शरीर है, हर एक की बीमारियां नापोगे कुछ ना कुछ 2-4 तो सबके मिल जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आराम से, मतलब एक दोष है तो हैं, धीरे धीरे अपने आप सेट होंगे। बस कर्मा पे ध्यान दो और अपने अच्छी चीजों को करो, उसी से बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। हाँ सचिन। तो हाँ सर, हेलो।
हाँ सचिन बोलिए। हाँ सर, ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कालसर्प योग में आपने कहा कि सारे ग्रह एक एक्सिस के अंदर आ जाएंगे राहु केतु के, और राहु केतु तो क्या मान लीजिए राहु केतु दोनों के साथ भी कुछ ग्रह बैठे हैं, तो क्या डिग्री देखनी पड़ेगी या फिर उसको मान ही लेंगे? ऐसा है सचिन, राहु केतु किसी डिग्री को नहीं मानते, एक बार बस उसके कमरे में आ जाओ। अच्छा, उसकी राशि में आ गए तो बस फिर हो गए। बस फिर तो अपने आप लपेटेगा जो लपेटेगा, है ना। ठीक है, डिग्री का कोई गुरुजी मंजीत। ठीक है हाँ मंजीत जी। गुरुजी, अंगारक दोष में आपने बताया कि रुद्र, शिवजी के रुद्र रूप की पूजा। हाँ जी हाँ जी। तो हनुमान जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, रुद्रावतार हैं। परंतु मैं हनुमान जी को इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ अंगारक दोष में। आप हनुमान जी की केवल हनुमान चालीसा को छोड़ करके, हाँ जी, मैक्सिमम मंत्र हनुमान जी के, हाँ जी, या हनुमान जी का अंजीरा, अंजीरा आप समझते हो ना, ये शाबर मंत्रों में होता है हनुमान जी का अंजीरा। हो कुछ लोग बोलते हैं इसको, या हनुमान जी की चौकी, और ये सब इसमें ना बड़ा उग्रता देने वाले शरीर को ये जो मंत्र होते हैं, तो मैं कहता हूँ इन्हें अवॉइड करना चाहिए। हनुमान चालीसा कर सकते हो सिर्फ जी, शांत रूप की पूजा करनी चाहिए। आप प्रताप जी। सर वो बीच में बात रह गई थी, आप सर सर्वश्राप, काल सर्प और कलामृत योग की बात कर रहे थे। किसी ने कुछ सर्प है, सर्प श्राप जी, सर्प श्राप। हाँ जी। तो किसी ने बीच में कुछ टोक दिया तो बात फिर भटक गई। कोई नहीं, बताइए। तो थोड़ा सा सर अगर बता देते कलामृत योग और काल सर्प कैसे क्या? जैसे आज आपको केमद्रुम कराया, ऐसे कल्पद्रुम होता है, कल्पद्रुम योग जी, कला अमृत योग, ये बड़े अच्छे योग है। इनकी एक मैं सीरीज बनाऊंगा जब मैं आपको कराऊंगा। अभी एक सीरीज है जो श्राप की सीरीज है, उसको मैं बताऊंगा ना, तो वो उसकी स्लाइड नहीं है, उसकी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, तो उसमें सारे घूम जाएंगे। आप तो पूछ के निकल लोगे, मेरे लिए अगले दिन तक समस्या बनी रहेगी। सारे अलग अलग मैसेज कर करके पूछेंगे जी समझ में नहीं आया, तो इससे बेटर है कि मैं उनकी एक सीरीज लूंगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है। अभी तो 18 तारीख से सारी क्लास चली थी, तो अभी तो 12 दिन भी नहीं हुए जी सर। आप देखो कहाँ तक पहुंच गए हो, अभी तक है श्राप तक पहुंच गए हो। मेरी जो है क्लास में स्पीड बहुत तेज रहती है, मेरे अंदर गति वैसे ही बहुत तेज है जी। प्रदीप जी, एनी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन? गुरुजी नितिन बोल रहा हूँ। रविंदर जी बताइए, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, वो बीच में पूछ लिया किसी ने। आपके पास भी आऊंगा नितिन जी, चिंता ना करो। वो बीच में जो क्वेश्चन मैंने पूछना था किसी और पूछ लिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंधु गार्गी जी को एनी क्वेश्चन? सर ये D9 में अगर दोष भंग हो जाता है तो दोष है नहीं है? गार्गी जी D9 की बात मत करो, नई आफत खड़ी कर दोगे मेरे लिए। वो फिर सारे कहेंगे नौमान सा समझाओ अभी। हाँ नितिन जी आप बताइए। सर अगर चंद्रमा 10वें में बैठा हो, ठीक है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही हो, तो विष दोष और बढ़ जाता है, मतलब क्योंकि चंद्रमा 10वें में आपने कहा था ना कि भाई, मैंने कहा था 10वें में चंद्रमा हो तो रात को दूध मत पीना, विष दोष शनि का घर है जी। सुनो तो सही नितिन जी, चंद्रमा 10वें में हो तो रात को दूध नहीं पीना, चाहे विष दोष बना है या नहीं बना, नंबर 1 पॉइंट। अब नंबर 2 पॉइंट, अगर विष दोष बन गया, चाहे शनि की दृष्टि से बन गया, चाहे शनि के साथ में बैठने से बन गया, तो भी दूध नहीं पीना रात्रिकालीन, ये मतलब है बस। ठीक है ना। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव मकर राशि है, और मकर राशि शनि की राशि है, तो एक तरह से 10वां घर काल पुरुष के अनुसार 10वां घर का मालिक शनि है। अच्छा सर, तीसरी दृष्टि भी विषयोग बना देगी ना? हाँ, 30वीं हो, 7वीं हो, 10वीं हो, कोई सी हो। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू टू ऑल। हाँ विनय जी कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं सर, अब थैंक यू, बाद में कभी पूछ लेंगे सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।